और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़ में, जहां अलग अलग उद्योगों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने अगले पैनल के जरिए। तो जोरदार तालियां इस पैनल के लिए भी हो जाए और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने पैनल के लोगों को। डॉक्टर कौशल जो कि श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। मंच पर आइए ताकि आपसे चर्चा कर सके और ये जानने की कोशिश करें कि कैसे आप योगदान दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के। और नेक्स्ट मैं अपने गेस्ट को मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर हर्षित सिंघानिया जी को, जो कि एमडी हैं सिंघाना बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के। जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए ताकि इनसे भी हम चर्चा करें और जानें कि कैसे ये छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के काम कर रहे हैं। और अपने अगले मेहमान को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर पीयूष झा को, जो कि एवेरॉन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए और चर्चा इस पैनल से हम करेंगे, ये जानेंगे कि कैसे ये अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ को लगातार बढ़ावा दे रहा है, छत्तीसगढ़ की प्रगति में लगातार हिस्सेदारी निभा रहा है। तो इस पैनल की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू रसिका। थैंक यू कीर्ति। मैं चाहूँगी कि आप भी आए, ज्वाइन करें, हम इस पैनल से बातचीत करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर कौशल आपसे रहेगा, श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। क्या क्या स्पेशलिटी है वहाँ की? सबसे पहले मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पर एक मौका उन्होंने दिया। श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेसिकली 50 बेडेड हॉस्पिटल है जो बसंत विहार गेट नंबर 1 गोंदवारा रोड गुड़ियारी रायपुर में स्थित है। और इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर सन 2022 से आज दिनांक तक जारी है। और हम चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को एक सस्ती और अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। ठीक है हर्षित जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर सिंघानिया बिल्डकॉन को लेकर के बात की जाए तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या सफर की कहानी रही है, बताइएगा। सिंघानिया बिल्डकॉन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कवर्धा के पास गंडई नामक गांव है, वहां से 1993 को हमारी जर्नी मेरे फादर ने चालू करी थी। हमारा पहला प्रोजेक्ट हर्षित विहार फेज़ 5 था, वहां से हमने स्टार्ट किया और आप सब लोग के प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ के नंबर 1 रियल एस्टेट हैं हम। बिल्कुल। ये बताइए आप कि जैसे कि आपने भी बताया कि अलग अलग जगह आप लोगों की फर्म है और सिंघानिया बिल्डकॉन एक नामी नाम है, मतलब हर कोई जानता है छत्तीसगढ़ में सिंघानिया बिल्डकॉन जी। अब आपके फादर ने तो स्टार्ट किया, बट आपकी क्या प्लानिंग है? अब तो आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज आप तीनों युवा साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से सिंघानिया बिल्डकॉन को लेकर, विजन क्या है आपका? देखिए, अभी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जैसे हमने अभी आप देखेंगे क्रेडाई में हम लोग ने क्रेडाई छत्तीसगढ़ ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद रेरा की कुछ नियम हैं। हमारे सीएम भूपेश बघेल जी ने बहुत सारी सौगात दी है, रजिस्ट्री में रेट्स कम किए हैं, गाइडलाइन वैल्यू कम करी हैं। और ये सब चीज़ों को देखते हुए, मार्केट को ग्रैब करते हुए हम ये देख पा रहे हैं, मैं ज़्यादा फोकस लो बजट हाउसेज में करता हूँ। तो हम 5,25,000 से लेकर के 1.5 करोड़ तक का प्रोडक्ट हमारे पास है, मतलब जिसमें हम सब सेगमेंट को कवर करते हैं। तो मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार भी हमारे साथ जुड़ सकता है और एक जो संपन्न परिवार है वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो ये प्लानिंग है हमारी कि हम हर आदमी को हमारे सिंघानिया बिल्डकॉन परिवार के साथ जोड़ के कैटर करें। बिल्कुल, तो हर किसी को अपने सपने का घर मिले, ये आपकी कोशिश रहती है। सवाल मेरा आपसे है पीयूष झा जी, आपकी जो कंपनी है एवेरॉन टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत कैसे हुई है और कब आपने इसकी शुरुआत की है? मैंने इसकी शुरुआत सन 2016 में की थी। आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मेरी ग्रेजुएशन भी बीटेक एरोस्पेस में है, एमटेक भी एरोस्पेस में है। मैं इसी फील्ड में काम करना चाहता था। मैं जिस कंपनी में प्लेस था बेंगलोर में, वो सेम ड्रोन्स में काम करती थी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है और यहाँ ड्रोन्स की काफ़ी ज़रूरत थी। सो आई वॉज यंगस्टर, तो मैंने तब उस समय यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट करवा के चालू किया था। ठीक है डॉक्टर कौशल, अगर मैं बात करूं अगले 3 साल की, तो आप रायपुर में मेडिकल फैसिलिटी को लेकर रायपुर को कहां पर देखते हैं?
निश्चित तौर पे रायपुर में मेडिकल के क्षेत्र में अभी काफ़ी उपलब्धियां पिछले कुछ वर्षों से हुई हैं और यहाँ पे मरीजों की जनसंख्या में भी इजाफा हुआ है। मैं अगर मानना चाहूँ, रायपुर की जनसंख्या अभी 18 से 20 लाख के आसपास है और पिछले कुछ वर्षों में जो चिकित्सा सुविधाएं हमारे रायपुर के अस्पताल दे रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है, जिसके लिए पहले लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जाना पड़ता था और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि AI, MP, RMP और ML और साथ में मोबाइल मेडिकल हेल्थ यूनिट्स, ये सब की फैसिलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से हम इस प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं और लोगों को हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सस्ती दरों पे और अच्छे टेक्नोलॉजीज़ के साथ दे सकें। यही हम सोचते हैं कि आने वाले 3 वर्षों में हम अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल, मेडिकल की सुविधाएं जितनी बेहतर होंगी, लोगों को इलाज उतना बेहतर मिलेगा। हर्षित जी, अभी तक कॉलोनियों को लेकर के बात करें और मकानों को लेकर के बात करें तो कितने निर्माण अब तक आप लोग कर चुके हैं? देखिए, अभी कोरोना काल में तो हम पूरा डिमोटिवेट हो गए थे। आप सभी जानते हैं, सभी सेक्टर्स में वही था, हॉस्पिटल सेक्टर को छोड़ के। लेकिन अब जो कोरोना काल के बाद लग रहा है कि दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छा बूम है, बहुत अच्छा डिमांड है मार्केट में और अभी मार्केट में डिमांड अपफ्रंट हो गया है, अपलिफ्ट हो गया है, डिमांड क्रिएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई भी इक्वल है। तो मेरे ख्याल से डिमांड और मार्केट और अच्छा आगे चल के जाएगा। ठीक है, पीयूष जी ये बताइए कि डिफेंस सेक्टर के लिए भी आप लोग काम करते हैं, तो वो किस तरीके से होता है? जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड है और अभी भी क्योंकि नक्सलिज्म ख़त्म नहीं हुआ है और इसके प्रयास जारी हैं तो नए नए कैंप्स खुलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ CRPF, BSF, ITBP के अलावा जो स्टेट पुलिस है उनके भी कैंप्स काफ़ी खुल रहे हैं। तो जो सर्चिंग पार्टीज जाती हैं उनको हम ड्रोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो नक्सल इंस्पेक्शन में जाती हैं, कि वो अपने आगे कहीं कोई एम्बुश ना लगा हो या फिर उसकी सर्चिंग वो बहुत पहले कर लेते हैं, जिसमें जो ड्रोन्स होते हैं हाई रेंज के ड्रोन्स होते हैं, लाइक 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इनकी रेंज होती है। तो ये जिस एरिया का इनको सर्च करना होता है, ये पहले ही वहाँ पे ड्रोन्स फ्लाई करके, और इसमें दोनों टाइप के ड्रोन्स आते हैं, एक डे टाइम जूमिंग के साथ में आते हैं और एक नाइट टाइम थर्मल कैमरास के साथ में होते हैं, कि अगर कोई भी डेंसिटी या जहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो पेड़ों की तो थर्मल कैमरा से वो देखते हैं। तो सुरक्षा बलों के लिए थोड़ा सा ये एक आप तीसरी आँख बोल सकते हैं इसको, तो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विजन को लेकर के बात करें तो इसका विजन क्या है? श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विज़न हमेशा से रहा है छत्तीसगढ़ में लोगों को, आम लोगों को बेहतर सुनियोजित तरीके से और विश्वसनीय चिकित्सा सेवा प्रदान करना, जिससे कि लोग पैसे के कारण अच्छी सुविधा जो लोग नहीं प्राप्त कर सकते उनको हम सस्ती दरों में अच्छे से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं। यही हमारा विजन है। हर्षित, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, रियल एस्टेट के सेक्टर में जैसा कि कुछ देर पहले ही हम जिक्र कर रहे थे कि लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, पुराना ग्रुप है सिंघानिया बिल्डकॉन, लेकिन अगर हम बात करें कि आगे टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, नया विजन है, तो क्या प्लानिंग है आगे को आगे लेकर? क्योंकि रायपुर में आप, इसी में मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि रायपुर में आप अगले 3 साल में किस तरीके से देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में रायपुर को? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। जैसे नया रायपुर में, अभी नवा रायपुर में अभी एरो सिटी डेवलपमेंट हो रहा है। तो एरो सिटी डेवलपमेंट होने से बहुत ज़्यादा बूम है प्रॉपर्टी में। और आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, जैसे वीडियो डोर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो लॉक्स हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, 24 आवर सिक्योरिटी है, ऑनलाइन आप अपने घर में कैमरास लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी और सारा कुछ को लेकर सिंघानिया बिल्डकॉन की क्या तैयार प्लानिंग है? है, हम भी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार हैं। हमारा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जा रही है, जो टेस्टेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये घर बहुत क्रूशियल चीज़ होता है। किसी के घर एक किसी की प्राइवेसी होती है, हम किसी की प्राइवेसी किसी को दिखा नहीं सकते। तो जब तक हम टेस्ट नहीं कर लेते उसको, हम पहले एक प्रोसीजर है हमारा 1 मंथ 2 मंथ का, उसको ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद उसको क्लाइंट के घर में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है, हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं, हम भी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, पीयूष जी सवाल आपसे है, ड्रोन सेक्टर को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके?
ड्रोन्स अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसका फ्यूचर बहुत वास्ट है। जैसे अभी इंडिया में कुछ डिलीवरी कंपनीज के लिए लाइसेंस जारी हो रहे हैं, ड्रोन्स को लीगल किया जा रहा है, इनके लिए ड्रोन पायलट लाइसेंसिंग एंड ड्रोन्स के ऊपर भी लाइसेंस जारी हो रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में अभी काम हो रहे हैं। जैसे पहले हम लोग सिर्फ डिफेंस ओरिएंटेड काम करते थे, फिर जब से एग्रीकल्चर ड्रोन्स लॉन्च हुए तो हमने किसानों के लिए ड्रोन्स बनाए जो अलग अलग जगह हमने किसानों को दे रहे हैं, या फिर वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए गांव के लोगों को दे रहे हैं जो किराए में ड्रोन्स चला के अपनी इनकम जनरेट कर पाएँ। इसके अलावा भी बहुत सारे, से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो कुछ ड्रोन्स जो यूएस में या इजराइल में ऐसे डेवलप हो रहे हैं अभी, या फिर इंडिया में भी हो रहे हैं, जिनमें आपको पायलट्स की ज़रूरत ना हो, वो सेल्फ सारे मिशंस को अंजाम दे पाएँ। तो अभी काफ़ी फ्यूचर बहुत वास्ट है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है अभी इसमें। ठीक है डॉक्टर कौशल, ये बताइए कि श्री राम हॉस्पिटल की फैसिलिटी क्या क्या है, क्योंकि देखिए आजकल हॉस्पिटल बहुत से खुल गए हैं बट सुविधाएं हर हॉस्पिटल नहीं दे पा रहा है, ये भी एक दिक्कत है, तो आप एक्सप्लेन करिएगा। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हॉस्पिटल केवल खुल जाने से मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। हमारे हॉस्पिटल में, श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 50 बिस्तरों का जो अस्पताल है वो अपने आप में परिपूर्ण है। वहाँ पर मेजर ओटी, साथ में एक गायनी ओटी, एक इमरजेंसी, साथ में ट्रायज रूम, जनरल वार्ड्स, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड्स, आईसीयू उच्च तकनीक के साथ में सारी मशीनों एवं उपकरणों से सुसज्जित है। एवं इसके साथ साथ एक एसआईसीयू और डिलक्स वार्ड, ये सब की सुविधाएं हैं। हमारे हॉस्पिटल में रेडियो, अल्ट्रासाउंड्स, एक्सरेज एंड लैब की पूरी फैसिलिटी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को एक छत के नीचे पूरी चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। ठीक है हर्षित जी, फेस्टिवल 23 इस सीजन से क्या उम्मीदें हैं आपको कि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें वो कैसा काम करने वाला है? फेस्टिवल 23 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पिछले 3 साल से जो हमने काम नहीं किया था, मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में हम बहुत डीमोटिवेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट सिनेरियो, आरबीआई की गाइडलाइंस, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ गाइडलाइंस, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कुछ गाइडलाइन, प्रधानमंत्री योजनाएं, सीएम साहब ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं अभी और आगे करने वाले हैं, क्योंकि आगे चुनाव हैं। तो सब घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए हम भी तैयार हैं। और मेरे ख्याल से इस साल का जो दिवाली फेस्टिवल है, वो लास्ट 3 इयर्स में जो लोग डीमोटिवेट हो गए थे या लोग अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए थे, या रियल बायर्स जो हैं, जो एक्चुअल बायर्स हैं, वो भी घर नहीं खरीद पा रहे थे कुछ ना कुछ डर के कारण, तो हम देख रहे हैं कि इस बार सब अब बाहर निकलेंगे और फेस्टिवल सीज़न इस बार अच्छा रहने की उम्मीद है। उम्मीद हम भी ऐसी करें कि ऐसा ही गुजरे आपका फेस्टिवल सीजन। पीयूष जी, आपने अपनी कंपनी की शुरुआत 2016 में की, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे। आप तीनों ही यूथ हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, और मैं चाहूँगी पीयूष आपसे कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद अपना एक बिजनेस स्टार्टअप तैयार किया, कुछ प्लानिंग की, क्योंकि एक विजन के तौर पर क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे? देखिए, रास्ता तो वैसा नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो आपकी इनर वॉइस होती है हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि आपने यूथ बोला, तो अगर बच्चे 18, 19 साल, 21 साल, 22 साल के हैं, उनकी जो भी अभिलाषाएं हैं, एटलीस्ट उनको एक ट्राई देना चाहिए। अगर वो फेल भी होते तो उनके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाद में बचती है। एक माइंडसेट ये है अभी इंडिया में जो मैं नोटिस करता हूँ, और फॉरेन में अलग है थोड़ा सा, कि हम सोचते हैं कि पहले हम सेटल्ड हो जाएं, उसके बाद फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट करें, स्टार्टअप करें, तो वो आपकी एज लेट हो जाती है। वो भी गलत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जब यूथ हो, आपको कोई आइडिया है, आप डेफिनेटली उसके लिए कोशिशें करो, क्योंकि अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी का नाम ज़िंदगी है। क्या बात है। डॉक्टर कौशल जी, सवाल आपसे है, डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस बीच, और इसके बचाव को लेकर के, इसके ट्रीटमेंट को लेकर के क्या कोई इलाज है, किस तरह से होना चाहिए, क्या सजेशंस हैं? देखिए, डेंगू का कोई एक निश्चित पैमाने पे इलाज नहीं है। इसमें सावधानियां ही बरतनी चाहिए। जैसे हमें पूरे फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, अपने आसपास में पानी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, और उसकी निरंतर एक इंटरवल पे रोकथाम करनी चाहिए। उसे संक्रमित वायरस से लोड होने से बचाना चाहिए। इसके अलावा कुछ रिप्लिपेंट क्रीम्स आते हैं, वो उसका भी अप्लाई जो है वो बॉडी में करना चाहिए। डेंगू
एक एडीज मच्छर जो होता है, एडीज प्रजाति का मच्छर, वो एक संक्रमित मच्छर जब वायरस से लोड हो जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति को काटने से रक्त में जब इस वायरस का फैलाव हो जाता है, प्रवाह हो जाता है और फैलता है, तब उसके लक्षण सामने आते हैं। तो हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। अगर हम घर में हैं और बाहर भी हैं तो अपने शरीर को खुले त्वचा जो है उसको हमेशा से कवर करके रखना चाहिए। ये सब चीज़ें, सावधानियां ही डेंगू से बचाव के लिए होती हैं। ठीक है, हर्षित ये बताइए कि सिंघानिया बिल्डकॉन ने अब तक कितने कॉलोनियों का, कितने मकानों का निर्माण किया, और इसमें सवाल एक मेरा आपसे ये भी रहेगा कि मैं आपके सफ़र के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे सोचा कि मैं बिजनेस में अब जाऊँगा और सिंघानिया बिल्डकॉन को आगे लेके जाना है। सफ़र मेरा ऐसे चालू हुआ, मैं राजकुमार कॉलेज से 12th पास किया। उसके बाद यहाँ से मैं बॉम्बे स्टडीज़ के लिए गया। फिर थोड़ा शैतानियों के कारण घर वालों ने वापस बुलाया और फिर वहीं से मैं, जब 17 की एज थी मेरी, तब से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मुझे 7 साल हो गए बिज़नेस करते हुए और निरंतर हम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम सिंघानिया बिल्डकॉन में 50 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली, जिसमें हमने 50,000 लोगों को घर दे चुका है। एक कहावत है रियल एस्टेट में कि बिल्डर जहाँ बनाता है वहाँ रुकता नहीं है, आपने सुना होगा तो। लेकिन हमने जहाँ 50,000 लोगों को घर दिया है, उनके बीच में ही मेरा हेड ऑफिस आज भी स्थित है। तो हमारे ना रेरा में हमारे कोई ऑब्लिगेशंस हैं, ना कस्टमर कोर्ट में। हम ये सब चीज़ से बहुत भागते हैं क्योंकि आगे हम देखते हैं और नियम बहुत कड़े होते जा रहे हैं। आपको व्यापार करना इतना आसान नहीं है, तो हम और कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी से व्यापार करने की प्रयास करते हैं। आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, आप कोई भी चीज़ एक सर्च में, एक क्लिक में पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण हम भी अपने आप को उस मोल्ड में, उस सांचे में डाल रहे हैं और इसी तरीके व्यापार करने के प्रयास कर रहे हैं। बाकी मेरी जर्नी तो बहुत लंबी है, अगर बताऊंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा। पीयूष जी, सवाल आपसे है, अगर पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के बात करें छत्तीसगढ़ में, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली हैं जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो? और जैसे कि जिक्र किया था रसिका ने कि युवा हैं आप लोग, और युवाओं को कैसे मोटिवेट करेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस क्षेत्र में एंटर करते हैं तो? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ड्रोन्स हम लोग जैसे डिफेंस में तो देते ही हैं, इसके अलावा जो सिविल सेक्टर्स में एग्रीकल्चर ड्रोन्स बनाते हैं और ड्रोन्स की सर्विसेज भी देते हैं। सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एक मेन फैक्टर आता है इसमें सर्चिंग का या फिर सर्वेज का। आपने बोधघाट परियोजना सुना होगा, या फिर जो फॉरेस्ट के जो सर्वेज होते हैं, और फॉरेस्ट मोस्टली बस्तर में। तो हमने क्या किया कि हमारे पायलट्स यहाँ से जाके ड्रोन्स उड़ाए और वहाँ पे सर्च करें, तो और वो हमारे लिए भी नहीं था। और वहाँ की का जैसा एटमॉस्फेयर है, इनर इलाकों में आप बाहरी लोगों को नहीं भेज सकते थे पहले तक। अब स्थितियाँ काफ़ी सुधर गई हैं। हमने वहीं के बच्चों को सिखाया, उनको ट्रेनिंग्स दी, सारी दी। आज की डेट में ये है कि जैसे हमारे पास बस्तर का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, बीजापुर का हो, सुकमा का हो, या फिर अबूझमाड़ का ही क्यों ना हो, तो वहीं के लोकल बच्चे वो अपना ड्रोन उठाते हैं, बाइक में जाके अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, सारे काम करके आ जाते हैं। तो संभावनाएँ बहुत हैं अलग अलग सेक्टर्स में। छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट है, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, फॉरेस्ट है, तो बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए। और बच्चे जैसे चाहें, जैसे हमने बस्तर में करीबन 8,000 बच्चों को ड्रोन्स में ट्रेनिंग दी है स्कूल्स में। तो जिनका इंटरेस्ट है वो रायपुर आते हैं, सीखते हैं। फर्दर भी जिनको और एडवांस सीखना होता है यहाँ आते हैं, सीखते हैं। कुछ हमारे साथ ही एसोसिएट हो गए हैं जो काफ़ी समय से, मतलब 6 जब वो 11-12 में थे और आज वो उनकी ग्रेजुएशन हो गई, सब कुछ है, हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट की बात है, अगर आप संभावनाएं तलाशोगे तो निकल जाती हैं। डॉक्टर कौशल, रायपुर की अगर बात करें या मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, मेडिकल के क्षेत्र में चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए, रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी भी जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन्स और मेगा सिटीज़ हैं, जो वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसको यहाँ आने में काफ़ी समय लग रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का विश्वास अभी भी ये बना है कि बड़े बड़े जो जटिल रोग हैं, लीवर के रोग, किडनी के रोग, हार्ट के रोग, इनके लिए उनको अभी एक जो स्टैंडर्ड, एक जो क्वालिटी का पैमाना होता है, वो बड़े बड़े शहरों पे ही मिलता है। ऐसा अभी भी उनके दिमाग में ऐसा विचार आया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अभी रायपुर को उस स्तर पे अपनी चुनौतियों को देखना होगा कि लोग, यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग दूसरे शहर में चिकित्सा के लिए पलायन ना करें, अपने रोग के लिए अपनी ही सरभूमि पे किसी भी प्रकार से अच्छे से इलाज करा सकें। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनिंदा विषय है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने जो सपने हैं आपने कैसे साकार किए वो बताने के लिए, क्योंकि इनसे युवाओं को भी मोटिवेशन मिलेगी, साथ ही जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सीख मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।